हेलो एवरीवन। हेलो एवरीवन। आज हम करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट। ठीक है, +2 क्लास के लिए। देखो, ऑर्गेनिक जो है उसके अंदर सबसे पहले आपको उसके बेसिक्स का पता होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री फिजिकल केमिस्ट्री या इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की तरह नहीं होती। ठीक है, ये एक दूसरे से लिंक होते हैं टॉपिक। बेसिक्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की हिस्ट्री के बारे में अगर पढ़ें तो सबसे पहले बर्जीलियस आए थे, बर्जीलियस साइंटिस्ट। और बर्जीलियस ने क्या बताया? बर्जीलियस ने एक थ्योरी दी थी कि एक वाइटल फोर्स थ्योरी होती है, एक मिस्ट्री फोर्स है, वाइटल फोर्स। एक वाइटल फोर्स काम करता है। ये जो फोर्स है ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर ही पाया जाता है और इसको हम आर्टिफिशियली नहीं प्रोड्यूस कर सकते। इसीलिए हम जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं उनको सिंथेसाइज नहीं कर सकते लेबोरेटरी के अंदर। लेकिन उसके बाद इसकी थ्योरी जो है काफ़ी दिन तक चली। लेकिन एक टाइम आने के बाद एक साइंटिस्ट थे, होलर, एक जर्मन केमिस्ट थे। इन्होंने क्या किया, ये लैब में काम कर रहे थे तो इन्होंने अमोनियम साइनाइड, जो कि एक वेल नोन और इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, अमोनियम साइनेट। ठीक है, तो अमोनियम साइनेट से इन्होंने क्या बना दिया, एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड से इसको हीट करके उन्होंने एक वेल नोन ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रिपेयर कर दिया जिसका नाम है यूरिया। ठीक है, तो अमोनियम साइनाइड को हीट करने से इसने क्या किया, इसने खुद को रीअरेंज किया। ठीक है, और रीअरेंज करके क्या बना दी, यूरिया की फॉर्मेशन हो गई यहाँ पे। ठीक है, और यूरिया क्या है हमारे पास में, ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कई जगह पे कि फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन सा है जिसको पहली बार लैब के अंदर सिंथेसाइज किया गया था, तो वो है आपका यूरिया। ठीक है, देन हमारे पास जो नई थ्योरी निकल के आई ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, वो क्या निकल के आई कि ऑर्गेनिक जो कंपाउंड होते हैं उनके अंदर एक चीज़ जो है, एक जो एलिमेंट है अपना, उसका होना बहुत ज़रूरी है और वो है कार्बन। अपनी कंप्लीट जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है वो इस कार्बन के ऊपर टिकी हुई है। और इसके साथ में एक इसका बेस्ट फ्रेंड होता है, वो है हाइड्रोजन। अगर कार्बन का साथ कोई नहीं देगा तो उसका बेस्ट फ्रेंड हाइड्रोजन जो होगा हमेशा उसका साथ देगा। ठीक है, तो नई जो डेफिनेशन निकल के यहाँ से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की वो क्या थी, स्टडी ऑफ कार्बन कंपाउंड्स along with hydrogen and one or more heteroatoms। तो देखिए ये हेट्रोएटम क्या है, एक नई चीज़, यहाँ पे एक नया वर्ड आया है, इसका मतलब समझते हैं। ये जो हेट्रोएटम होते हैं, आप 9th क्लास से या उससे भी पहले शायद होमो और हीट्रो, ये दो डिफरेंट वर्ड आप सुनते आ रहे होंगे, होमो एंड हीट्रो। ठीक है, ये हर जगह ऑलमोस्ट यूज होते हैं। तो होमो का मतलब क्या होता है, होमो का मतलब होता है सेम, और हीट्रो का मतलब होता है डिफरेंट। होमो का मतलब सेम एंड हीट्रो का मतलब डिफरेंट। अब देखिए यहाँ पे हीट्रोएटम का मतलब क्या है, हमने क्या बताया कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर कार्बन और हाइड्रोजन तो क्या हैं, मिलेंगे ही मिलेंगे, कार्बन एंड हाइड्रोजन तो मिलेंगे ही मिलेंगे। लेकिन इसके अलावा हीट्रोएटम्स भी प्रेजेंट हो सकते हैं। और ये हीट्रोएटम्स जो हैं ये क्या क्या हो सकते हैं आपके, कार्बन हाइड्रोजन को छोड़ के जितने भी एलिमेंट बच गए आपके, वो नाइट्रोजन हो सकता है, ऑक्सीजन हो सकता है, सल्फर हो सकता है, फॉस्फोरस हो सकता है, एटसेट्रा। एंड आपके जो हेलोजन्स हैं, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, मीन्स कार्बन हाइड्रोजन को छोड़ के जितने भी अदर एटम्स बच गए उनको क्या बोल देंगे हम, हीट्रो एटम्स बोल देंगे। तो ये सारे क्या हैं आपके, हीट्रो एटम्स हैं। इसके बाद कार्बन के पास ऐसा क्या खास है कि इसके ऊपर एक कंप्लीट केमिस्ट्री जनरेट हो गई, प्रोड्यूस हो गई, जिसको हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के नाम से पढ़ा। तो देखिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मतलब क्या है, द केमिस्ट्री ऑफ लिविंग बीइंग्स। ठीक है, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म से हमें क्या मिलता है, उसके अंदर मोस्टली क्या होता है, कार्बन होता है, कार्बन। तो एक जो कार्बन कंटेनिंग जो भी एलिमेंट्स हैं वो क्या होते हैं आपके
ऑलमोस्ट आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर पढ़ते हैं, लेकिन क्या ज़रूरत पड़ गई कि हमें इसके लिए एक अलग से नाम देना पड़ गया ऑर्गेनिक। तो वो देखिए कार्बन के पास में बहुत सारी यूनिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं। अगर मैं आपको बताऊं तो कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 6, कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी 1s2 2s2 2p2। मैं इसका एक बार आपको दिखा देता हूं। देखिए ये अपने पास में कार्बन, ये अपने पास में कार्बन का स्ट्रक्चर दे रखा है ये एटम का। तो ये जो इसकी आउटर मोस्ट सेल है, आउटर मोस्ट सेल या फिर इसी को क्या बोलते हैं वैलेंस सेल बोलते हैं, वैलेंस सेल। इसके अंदर हमें पता है कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं 4 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है बेटा। देखो सेकंड सेल जो है यहाँ पे सेकंड सेल, उसके अंदर s ऑर्बिटल है और p ऑर्बिटल है। 2 इलेक्ट्रॉन्स तो इसके s ऑर्बिटल में प्रेजेंट है और 2 किस में प्रेजेंट है p ऑर्बिटल में। टोटल 2 + 2 4 इलेक्ट्रॉन इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, देयर आर 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। अब देखिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट और हमें पता है बॉन्डिंग के अंदर सिर्फ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट करते हैं। इनर सेल के इलेक्ट्रॉन कभी भी बॉन्डिंग के अंदर पार्टिसिपेट नहीं करते। और हमने एक रूल पढ़ा होगा ऑक्टेट रूल। ऑक्टेट रूल, कोई भी जो एलिमेंट होता है वो अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के चक्कर में रहता है, क्योंकि अगर एक बार उसने अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया मींस आउटर मोस्ट सेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन्स उसके पास आ गए तो क्या हो जाता है स्टेबल हो जाता है, खुद को स्टेबलाइज कर लेता है। और हमेशा हर एक चीज़ इस यूनिवर्स के अंदर स्टेबल होना चाहती है। ठीक है, तो स्टेबल होने के लिए क्या करना चाहता है ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहता है। या फिर एक बोलते हैं डुप्लेट, क्या बोलते हैं बेटा डुप्लेट। डुप्लेट का मतलब क्या होता है जो आउटर मोस्ट सेल है उसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है उसको डुप्लेट कहते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे लिथियम है, ठीक है, तो लिथियम की कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी 1s2 2s1। इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है 3। तो आउटर मोस्ट सेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है बेटा 1। तो ये 1 इलेक्ट्रॉन को लूज करके Li पॉजिटिव में जाता है और इसके इनर सेल के अंदर सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन बचते हैं। तो ये 1 इलेक्ट्रॉन को लूज क्यों करता है, क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद में इसके पास में किसका कॉन्फ़िगरेशन आ जाता है हीलियम का कॉन्फ़िगरेशन आ जाता है, जिसका डुप्लेट क्या होता है कंप्लीट होता है। तो इसको हम बोलते हैं Li पॉजिटिव जो कॉन्फ़िगरेशन होगी वो क्या होगी 1s2। और 1s2 में क्या होगा 1s2 के अंदर आपका इसको बोल देते हैं सूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, सूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो कार्बन है उसके पास में कितने इलेक्ट्रॉन हैं आउटर मोस्ट सेल के अंदर 4। तो वो क्या करेगा यहाँ से या तो 4 इलेक्ट्रॉन को लूज कर दे जिससे कि उसका क्या कंप्लीट हो जाए डुप्लेट कंप्लीट हो जाए बेटा, या फिर वो क्या कर ले 4 इलेक्ट्रॉन गेन कर ले और उसका क्या कंप्लीट हो जाए ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए। लेकिन कार्बन जो है यहाँ पे कुछ अलग ही कहानी कर देता है। वो देखिए ऑक्टेट कंप्लीट कर लेता है। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 बताया 1s2 2s2 2p2। ठीक है, ये कॉन्फ़िगरेशन है। तो अगर मैं इसको लिखूं ऑर्बिटल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स को फिल करूं तो ये आपका 2s ऑर्बिटल है, ये आपका 2p ऑर्बिटल है। ठीक है, 2s के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ऐसे 2p के अंदर भी 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो कार्बन के पास में सिर्फ क्या हैं 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। इसका मतलब सिर्फ 2 ही बॉन्ड बनाने चाहिए कार्बन को, लेकिन बनाता कितने हैं 4। तो यहाँ से एक क्या आ गया मिसकंसेप्शन आ गया कि 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है और बॉन्ड बनाता है 4। तो उसको फिर ओवरकम करने के लिए क्या करता है कार्बन इस 2s वाले एक इलेक्ट्रॉन को 2p में जंप करवा देता है। ठीक है, 2s वाले इलेक्ट्रॉन्स को 2p के अंदर जंप करवा देता है। ये इसके ग्राउंड स्टेट की कॉन्फ़िगरेशन होती है बेटा। एक्साइटेड स्टेट में क्या करेगा एक्साइटेड स्टेट के अंदर 2s के अंदर भी कितने बचेंगे 1 इलेक्ट्रॉन बचेगा, क्योंकि एक किसके अंदर जंप कर गया 2p के अंदर। ठीक है, तो ऐसे क्या हो जाते हैं कार्बन के पास में 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं। लेकिन अभी भी कुछ कमी रह गई। वो कमी क्या थी
अब देखो इनकी एनर्जी क्या होगी, डिफरेंट होगी। 2s की एनर्जी अलग होगी और 2p की एनर्जी अलग होगी। तो इसको ओवरकम करने के लिए क्या करता है, ये हाइब्रिडाइजेशन शो करता है। नाम तो इसका सुना ही होगा, हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, हाइब्रिडाइजेशन के अंदर स्लाइटली डिफरेंट एनर्जी वाले ऑर्बिटल्स आपस में मिक्स होते हैं, इंटरमिक्स होते हैं और नए हाइब्रिड ऑर्बिटल्स जनरेट करते हैं, जिनकी एनर्जी और शेप क्या होती है, आइडेंटिकल होती है नेचर के अंदर। ठीक है, तो डेफिनेशन कैसे दोगे हाइब्रिडाइजेशन की, द फिनोमिना ऑफ इंटरमिक्सिंग ऑफ atomic orbitals of slightly different energies to give a new set of hybrid orbitals। ठीक है, आपस में क्या होते हैं, इंटरमिक्स होते हैं वो एटॉमिक ऑर्बिटल जिनकी एनर्जी थोड़ी सी डिफरेंट होती है। जैसे 2s और 2p की जो एनर्जी है उसके बीच में डिफरेंस बहुत ही कम है। ठीक है, तो ऐसे एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में क्या होते हैं, इंटरमिक्स होते हैं और नया हाइब्रिड ऑर्बिटल हमें मिलता है। जितने भी एटॉमिक ऑर्बिटल क्या होंगे, इंटरमिक्स होंगे, उतने ही नए हाइब्रिड ऑर्बिटल मिलेंगे। जैसे सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं sp3 हाइब्रिडाइजेशन को। ठीक है, sp3, उसके बाद एक sp2 है, एक है sp। जनरली हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर इन तीनों को ही डिस्कस करने वाले हैं। sp3 के अंदर क्या होता है, देखो एक s है और 3 क्या है, p ऑर्बिटल्स है। 1s प्लस में 3p ऑर्बिटल्स क्या हुए हैं, आपस में इंटरमिक्स हुए हैं और क्या मिला हमें, sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल मिला है। ये जो sp3 है ये हाइब्रिड ऑर्बिटल है, हाइब्रिड ऑर्बिटल। और ये जो 1s और 3p हैं, ठीक है, इसका मतलब क्या है, 1s मीन्स ये आपका 1s है और 3 क्या है आपके पास में, p ऑर्बिटल्स हैं। एक p ऑर्बिटल ये है px वाला, ये py, ये pz, आपस में क्या हुए हैं, इंटरमिक्स हुए हैं। और इन्होंने क्या दिया है, आपस में इंटरमिक्स हो कंबाइन होके एक नया सेट दिया है हाइब्रिड ऑर्बिटल का। कितने मिक्स हुए, 4 मिक्स हुए, तो नए भी कितने मिलेंगे, 4, 1 2 3 और 4। ये भी sp3 हाइब्रिडाइज है, ये भी sp3 है, ये भी sp3 है और ये वाला भी sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल है। ठीक है, इनकी एनर्जी क्या है, सेम है और शेप भी क्या है, आइडेंटिकल है। ठीक है, तो बॉन्डिंग से पहले क्या करता है कार्बन, हाइब्रिडाइजेशन के अंडर जाता है और क्या बना लेता है, फिर बॉन्डिंग बना लेता है। उसके बाद है sp2। sp2 में क्या होगा, एक s कंबाइन होगा और 2 क्या होंगे, p ऑर्बिटल कंबाइन होंगे और क्या देंगे, sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल देंगे। देखिए 1s और 2p, ठीक है, ये वाला हाइब्रिडाइजेशन में नहीं जाएगा, सिर्फ ये वाले जाएंगे। ठीक है, तो ये वाले जाएंगे तो क्या देंगे, 3 हाइब्रिड sp2 ऑर्बिटल्स देंगे जिनकी एनर्जी क्या होगी, सेम होगी। ठीक है, ऐसे ही सेम sp के अंदर भी क्या होगा, एक s है और ये एक क्या है आपके पास में, p ऑर्बिटल है। एक s और एक p, 2 कंबाइन हो रहे हैं तो कितने मिलेंगे, 2 sp हाइब्रिड ऑर्बिटल मिलेंगे। ये भी sp हाइब्रिड है, ये भी sp हाइब्रिड है। ठीक है, यहाँ से अब हम करते हैं सबसे पहले CH4 का केस डिस्कस। CH4, ठीक है, मीथेन। मीथेन, तो देखो कार्बन ने कितने बॉन्ड बना रखे हैं, 4 बॉन्ड बना रखे हैं। इसका मतलब कार्बन कैसे बॉन्ड बनाता है वो डिस्कस कर लेते हैं। बॉन्डिंग कैसे होती है कार्बन के अंदर, तो कार्बन बनाता है कोवेलेंट बॉन्ड। और कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है, कोवेलेंट बॉन्ड मैंने अभी पीछे बताया था आपको कि कार्बन ना तो 4 इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली अपने लूज करता, ना किसी से कंप्लीटली गेन करता है। ये क्या करता है, शेयरिंग करता है। ठीक है, और शेयरिंग करके क्या बना लेता है, कोवेलेंट बॉन्ड। द बॉन्ड फॉर्म्ड बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स।
उसी को क्या बोलते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड बोलते हैं। पार्टनरशिप में जो बॉन्ड बने उसी को कोवेलेंट बॉन्ड बोलते हैं। देखिए कार्बन है अपने पास में, कार्बन के पास में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन थे, 4, ठीक है, 1 2 3 एंड 4, ठीक है। ऐसे ही हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन होता है आउटर मोस्ट शेल के अंदर, और वैसे भी एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। ऐसे ही इस वाले हाइड्रोजन के पास भी एक इलेक्ट्रॉन है, इस वाले हाइड्रोजन के पास भी एक इलेक्ट्रॉन है, और ये क्या बना लेंगे, अब बॉन्ड फॉर्मेशन कर लेंगे। एक कार्बन ने इलेक्ट्रॉन शेयर किया अपना, एक हाइड्रोजन ने, सेम यहाँ पे भी, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। ऐसे करके कार्बन ने क्या बना लिए, 4 कोवेलेंट बॉन्ड बना लिए, और इस बॉन्ड को क्या बोलते हैं, सिग्मा बॉन्ड बोलते हैं, सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। जो बॉन्ड हेड टू टेल ओवरलैपिंग से बने। अब ओवरलैपिंग का मतलब क्या है, यहाँ पे हमने क्या पढ़ा, म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। एक और डेफिनेशन होती है कोवेलेंट बॉन्ड की, वो हम देते हैं एटॉमिक ऑर्बिटल्स के ओवरलैपिंग के बेस पे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कार्बन के इलेक्ट्रॉन्स एक बार काउंट कर लेते हैं। अब ये हैं कार्बन के टोटल इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। तो कार्बन ने अपना ऑक्टेट कंप्लीट यहाँ पे कर लिया है, ऑक्टेट कंप्लीट, ठीक है। और अपने पास में क्या थे, हाइड्रोजन थे, तो हर एक हाइड्रोजन का डुप्लेट कंप्लीट यहाँ पे हो चुका है। तो इस वजह से क्या बनाता है, स्टेबल मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन करता है